नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार. आणि त्याबरोबर माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे अभ्यास करताय की नहीं? बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? तो मैं मयूर निम्बागर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर। और उसी के साथ मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से, क्यूट से और स्वीट से और बहुत ही इंटरेस्टिंग से बैच यानी कि हमारे यथार्थ बैच में, जो कि है 9th क्लास के लिए। भाई आपको सभी को पता है, आप लेक्चर देख रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, उसी के साथ बड़े ही इंजॉयमेंट के साथ क्लास में घुस रहे हो, क्योंकि आपका जो है ऑलरेडी पूरा का पूरा अभी ऑलमोस्ट सिलेबस जो है अभी कंप्लीशन होने पर आ गया है। ठीक है, तो आप जो है ना मतलब ऐसे कॉन्फिडेंट फील करते होगे कि क्लास में मैं जब जाऊंगा तो भाई पहले मैंने ये लेक्चर देख लिया है, तो ना सर मुझसे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, ना मेरे मेरे फेलो जो अपने जो स्टूडेंट्स है वो भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी राजा बन गए हो। बराबर है? चलो भाई, अगर लड़का है तो राजा, लड़की है तो रानी, नहीं तो दोनों भी राजा, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बच्चा लोग, हमने जो है क्या देखा था भाई कि हमने जो लेक्चर जो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन स्टार्ट करा था, बराबर है या नहीं? कोई गलत बात है नहीं? उसमें 3 जो है हमने मतलब 3 लेक्चर अभी तक खत्म कर दिए और आज होने वाला है हमारा 4th लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कौन से डिसऑर्डर आज हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें हम देख लेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो ज्यादा टाइम पास नहीं करते, सबसे पहले देख लेते कि पिछले क्लास में क्या पढ़ा था भाई। तो हमारे जो मेंडल साहब थे, जो कि थे क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट करके रख दिया। उनका जो काम था वो इतना मतलब ऐसे क्या बोलते उसको कि रिवॉल्यूशनरी था कि जेनेटिक्स की दुनिया में, कि क्या बताए, कि उसके बाद लोगों का पूरा दिमाग खुला और उन्होंने क्या कर दिया भाई, रिसर्च शुरू कर दिया। तो उसमें क्या था, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, कि हेरिडिटी में किस तरह से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उन्होंने बताया। उन्होंने ये नहीं बोला कि जब एक जनरेशन से कैरेक्टर जो है, मतलब ए जनरेशन से समझ लो बी जनरेशन में कैरेक्टर जा रहा है, तो अभी हमें पता है कि वो कैरेक्टर किसके थ्रू जा रहा है, वो जा रहा है भाई जीन्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू जा रहा है। बराबर है? लेकिन उस टाइम पर मेंडल जी को यह नहीं पता था कि ये जीन्स ही है जो एक कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया था, जो था ये ऐसा, इसको क्या बोला था, उन्होंने बोला था फैक्टर। बराबर है? फैक्टर एक ऐसी चीज है जो ए जनरेशन से कैरेक्टर बी जनरेशन में लेकर जा रही है। बात सही है? बात कुछ गलत है? बिल्कुल भी नहीं। चलो भाई, ये तो देख रहा था हमने, तो प्रिंसिपल ऑफ मेंडल ने जो दिया था। बराबर है? ओके। उसके बाद हमने देखा था कि मेंडल जी ने अपना अपना काम जो है वो कुछ तो भी एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूव किया था। फॉर एक्झाम्पल, व्हेरी फर्स्ट एक्झाम्पल इज मोनोहायब्रिड क्रॉस। बरोबर आहे? त्यामध्ये काय केलं होतं त्यांनी, टॉल प्लांट याला क्रॉस केलं होतं ड्वार्फ प्लांट सोबत। बरोबर आहे? ड्वार्फ प्लांट सोबत टॉल प्लांटला त्यांनी जिनोटाइप काय घेतलं होतं, कॅपिटल टी, कॅपिटल टी। त्यासोबत डॉर्फ प्लांट साठी काय घेतलं होतं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। बराबर है? F1 जनरेशन क्या मिली थी भाई हमें, वो मिली थी कैपिटल टी, स्मॉल टी। लेकिन स्मॉल टी के होते हुए भी वो जो पूरा का पूरा जो जनरेशन था, वो जीनोटाइप था, उसका कैसा था, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और स्मॉल टी के होते हुए भी जो कि है हमारा रिसेसिव, अरे यार मैंने क्या कर दिया भाई यहां पर, जो कि है हमारा रिसेसिव, तो रिसेसिव होते हुए भी उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में जाकर जब इनके बीच में F1 जनरेशन के बीच में जब क्रॉसिंग करी गई, भाई भाई के बीच में क्रॉसिंग करी गई, तब क्या देखा हमने, तब देखा कि ये जो है इस तरह से कुछ तो भी हमारे पास जीनोटाइप बना, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये स्मॉल टी जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो फिर से दिख गया। मतलब ये पूरा का पूरा इलिमिनेट नहीं हुआ था, बस उसको ढका गया था। ये है रिसेसिव, ये डोमिनेंट ने क्या कर दिया था भाई, उसको कवर अप करके रख दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि डोमिनेंट निकल गया, डोमिनेंट भाई पीछे छुपा हुआ है। लेकिन जब रिसेसिव जो है पीछे छुपा हुआ है, लेकिन तभी जाके रिसेसिव आमने सामने आता है जब ये डोमिनेंट हटेगा और दोनों भाई मतलब रिसेसिव और रिसेसिव सामने सामने आ जाएंगे, मतलब एक साथ आ जाएंगे, जैसे कि स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है? फिनोटिपिक रेशियो क्या था भाई हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, अगर हम प्यार से देखें बच्चों, ध्यान से देखें बच्चों, तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो था वो था 3:1। त्याच प्रकारे जीनोटिपिक रेशियो काय होता बघा,
1:2:1 कशाचा? मोनोहायब्रिड क्रॉस. मग मेंडेलने काय केलं की मोनोहायब्रिड क्रॉस मध्ये काय केलं होतं की त्यांनी एक कॅरेक्टर घेतला होता, फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द प्लांट. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया. अब डाईहाइब्रिड का मतलब, डाई का मतलब होता है दो, तो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया और उनके बीच में भाई क्रॉसिंग करवा दी. कौन से कैरेक्टर थे? कौन से कैरेक्टर थे? जैसे राउंड एंड येलो सीड्स, व्रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स. उसमें से हमने क्या देखा था? उसमें से क्या देखा था कि फर्स्ट जनरेशन जो आई वो आई राउंड और येलो सीड की. ठीक है भाई, कौन सी आई? फर्स्ट जनरेशन जो थी वो आई F1. कौन सी थी भाई? F1 कौन सी थी? उसमें वो आई राउंड एंड येलो सीड्स. लेकिन उसका अगर जीनोटाइप देखे तो वो कैसा था? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. हेट्रोजाइगस टाइप था या नहीं? इसको क्या कहेंगे? अगर दोनों भी जीन्स एक जैसे तो उसको क्या कहेंगे हम? होमोजाइगस. ये भी होगा होमोजाइगस. लेकिन ये जो कैपिटल T स्मॉल t उसको क्या कहते हैं हम? हेट्रोजाइगस. पूरा का पूरा रिवाइज कर रहा हूं एक बार फिर से. ठीक है, तो डाईहाइब्रिड जब क्रॉस किया था किसके बीच? जब राउंड और येलो सीड्स, ग्रीन और व्रिंकल सीड्स. ग्रीन और व्रिंकल क्या थे भाई? वो था रिसेसिव. राउंड और येलो क्या था? वो था भाई डोमिनेंट कैरेक्टर. बात सही है. कुछ गलत बोला मैंने? कुछ भी गलत बोला नहीं है. तो भाई इसमें फिनोटिपिक रेशो क्या आया सर? फिर से आप एक बार रिवाइज कर दो. कहते बेटा फिनोटिपिक रेशो अगर हम देखते हैं, देख रहे हो ना फिनोटिपिक रेशो? देख रहे हो विनोद? तो फिनोटिपिक रेशो अगर हम देखते हैं F2 जनरेशन, सॉरी डाईहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, तो उसमें हमें फिनोटिपिक रेशो दिखा F2 जनरेशन का, वो था 9:3:3:1. तो ये जो 1 था, 1 कौन था? पूरा का पूरा रिसेसिव. बराबर है, पूरा का पूरा रिसेसिव. ओके, ये बात होगी. और उसके बाद हमने क्या देखा था? भाई कि जीनोटिपिक रेशो जो था वो कितना था? 1:1:4 2:1:1. बात खत्म. लिखो 12:12:4. फिर यहां से लिखो 12:12:4. बस ये हो गया अपना क्या था भाई? ये था हमारा जीनोटिपिक रेशो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो ये आपको याद रखना होगा. ये सारी की सारी बातें हमने क्या कर दी थी भाई? पिछले क्लास में पढ़ी थी. तो इस क्लास में थोड़ा आगे का पढ़ लेते हैं. ठीक है भाई, आगे का पढ़ लेते हैं. मेंडल जी का जो काम है, इसी काम को उन्होंने किस तरह से हुआ, वो किस तरह से फंक्शनल होगा, वो आज हम देख लेंगे. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं होता, टॉपिक होता है. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स. अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं वो देख लेंगे. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ बत्ती जल गई होगी कि भाई जेनेटिक मतलब जीन्स, डिसऑर्डर मतलब जो जेनेटिक मतलब हमारे इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसके वजह से तो कोई डिसऑर्डर नहीं हो रहा. हाँ भाई, एकदम सही सुना आपने, उसी के वजह से होगा. और उसमें एक टाइप आता है, वो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आज देखने वाले. ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एंड टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसके पहले हम क्यों ना एक बार जो क्रोमोसोम सर ने पहले पढ़ाया था फिर भी उसको एक बार और रिवाइज कर ले. ठीक है भाई, वेरी फर्स्ट हमारा लेक्चर था, क्रोमोसोम था. कौन से मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि वो 4 टाइप कौन से थे क्रोमोसोम्स के. ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कौन से थे वो 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम? 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई. मैं रुका हूं, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लाता हूं. आप तब तक कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो मुझे कुठले कुठले होते ते सेंट्रोमियरच्या पोझिशनच्या बेसिसवर. जर सेंट्रोमियर मधामध्ये असेल तर तो मेटासेंट्रिक. जर सेंट्रोमियर सेंटरच्या एकदम थोडासा वर असेल तर सबमेटासेंट्रिक, ज्याच्यामध्ये एल शेपचा काय बनत होता? आपला एल शेपचा क्रोमोसोम दिसत होता. जर सेंट्रोमियर एकदम टोकाच्या थोडासा खाली असेल तर ज्याच्यामुळे जे शेप बनत होता, इंग्लिश अल्फाबेट जे शेप, तर त्याला म्हणतात ऍक्रोसेंट्रिक. आणि एक जो होता सेंट्रोमियर एकदम टॉपवर, ज्याच्यामध्ये पी आणि क्यू आर्म पैकी एक, म्हणजे जो पी आर्म होता तो ऍबसेंट राहत होता, फक्त एक सिंगल आर्म राहत होता, त्याला म्हणतात टिलोसेंट्रिक. बरोबर है, जो कि ह्यूमन मध्ये बघायला मिळू. तर हे आपण 4 बघितले होते. बरोबर है. तो चलिए भाई एक बार उस क्रोमोसोम को पूरे के पूरा देख लेते हैं, किस तरह से होता है, क्या होता है, किस तरह से वो होता है. ओके, तो जीनोम ऑफ ह्यूमन, जीनोम मतलब क्या होता है कि हमारे
ह्यूमन के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है उसको हम कहेंगे जीनोम। बात सही है, चलो भाई देख लेते एक बार। इन ह्यूमन देयर आर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कितने हैं भाई? देयर आर टोटल 23 पेयर। 23 देखो, ये एक पेयर, ये एक पेयर, 1 3 4 5 6 7 8 ऐसे 23 पेयर हो गए हमारे इसमें। ठीक है, अब 23 पेयर, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ी में ये और ये। तो मुझे बताओ ऑल टोटल हमारे ह्यूमन के क्रोमोसोम कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गया नहीं? 46 क्रोमोसोम्स हो गया नहीं भाई? बताओ, 46 क्रोमोसोम है हमारे ह्यूमन के सेल के अंदर। बात सबको क्लियर है? त्यानंतर बघा, 22 पेयर आर ऑटोझोम विच इज कॉमन इन बोथ मेल अँड फिमेल। तर बघा, आपण जर बघायला गेलं, एक मिनिट मला फक्त स्लाइड अरेंज करू द्या। ठीक है, ओके 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 भाई, ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई, नीचे 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 नीचे, ओके देखो सेट हो गया। ठीक है ये ओके। अब अगर मैं ध्यान से देखो भाई इधर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ह्यूमन में कितने हैं? और टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, उसमें से अगर मैं बात करता हूं तो 22 पेयर जो है, 22 पेयर जो है वो है ऑटोजोम्स। ठीक है, ये ऑटोजोम क्या होता है और दूसरा क्या होता है वो हम बताऊंगा। ठीक है, और 1 पेयर जो होती है, 1 पेयर एक सिंगल पेयर होती है, उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है ओके, इसको ये एलोजोम भी कहा जाता है। ठीक है ओके, देखो भाई मैंने क्या बोला? 23 पेयर है, उसमें से 22 जो पेयर है, 22 पेयर कौन से? ये देखो भाई, ये जो 22 पेयर यहां तक जो दिख रहे, यहां से पूरे क्रोमोसोम यहां तक, ये क्या हो जाएंगे? पूरे के पूरे ऑटोजोम। अब सर ये ऑटोजोम मतलब क्या होता है? तो ये 22 पेयर ऑटोजोम मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो कोई भी स्ट्रक्चर है, तो वो उसमें जो कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल मेरा नोज का शेप, मेरे आई का कलर, मेरे स्किन का कलर, मेरा हेयर का कलर, वो सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? वो करते हैं हमारे ऑटोजोम्स। ठीक है, और दूसरा बचा एक पेयर जो कि होता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर आप मेल हो या फीमेल हो, ये कौन डिसाइड करेगा? ये करेगा हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर मेल होता है, अगर समझ लो इंसान मेल होता है, तो उसमें जो ये सेक्स क्रोमोसोम है वो कितने हो गए? अब पेयर में है, तो ये कैसे होगा? एक होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। और उसी दूसरे साइड पर अगर ये फीमेल है, अगर ये पर्सन फीमेल है, तो इसमें कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होगा? इसमें होगा एक्स और एक्स। तो भाई ये जो होता है 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम, ये मेल और फीमेल में कॉमन होते। अब 22 पेयर है तो ऑल टोटल ऑल टोटल ये क्रोमोसोम कितने हो गए? वो हो गए 44 क्रोमोसोम। तो अगर मेल है तो उसके बॉडी में कितना मिलेगा भाई? उसके बॉडी में किस तरह से उसका जीनोम होगा? उसका होगा 44 प्लस XY। और वही अगर ये फीमेल है, मतलब स्त्री है, तो इसके अंदर क्या होगा? 44 प्लस XX। बात समझ रहे हो? 44 प्लस XS। अब टोटल लगाओ भाई, 44 45 46, देखो भाई 46 क्रोमोसोम हो गए। 44 45 46, देखो भाई 46 क्रोमोसोम हो गए। बात सही है या नहीं? कुछ गलत बोला मैंने? ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं इसको फिर से। ठीक है, 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स, पता है यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे क्या है? ऑटोजोम्स। मतलब जो कि आपके बॉडी का जो कोई भी स्ट्रक्चर होगा, जैसे कोई भी आपका स्किन कलर होगा, हाथ होगा, पैर होगा, आपके उंगलियां कितनी होगी, आपके उंगलियों का जो नाखून है उसका शेप कैसे होगा, ठीक है, आपके स्किन का कलर कैसे होगा, जो कोई भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कौन कंट्रोल करेगा? वो करेंगे हमारे 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स। ओके, वन पेयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम, जो कि यहां पर दिख रहा है। मतलब देखो ये क्या होगा? ये होगा एक्स क्रोमोसोम। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने? ये होगा एक्स क्रोमोसोम और ये क्या होगा? XY। अब भाई ये XY होगा, 22 प्लस XY अगर होता तो ये क्या होगा? ये होगा पूरा का पूरा मेल का कैरियोटाइप। ठीक है, अब ये कैरियोटाइप क्या होता है मैं बता देता हूं। ह्यूमन कैरियोटाइप मतलब जितने भी क्रोमोसोम है उनका क्या कर दिया भाई? हमने फोटो ले लिया।
जितना भी क्रोमोजोम है उसका हमने क्या ले लिया, फोटो ले लिया। अब फोटो तो भाई हम कैमरा से नहीं लेंगे, उसके लिए अलग इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन इनको क्या कर दिया कि पेयर वाइज फ्रॉम फर्स्ट पेयर टू 23 पेयर हमने क्या कर दिया, उनको बराबर से अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ उनका स्ट्रक्चर, ये वो सब सिमिलरिटी लेके हमने उनको पेयर में अरेंज कर दिया, तो इसको ही बोलते हैं हम कैरियोटाइप। ओके ठीक है। अब देखो भाई, वन पेयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम, जो कि है लास्ट में, एक तो वो XX होगा, नहीं तो XY होगा। फीमेल है तो XX होगा, मेल है तो XY होगा, ठीक है। त्यानंतर बघा, ऑल्सो कॉल्ड एज अ एलोझोम। एलोझोम बघा, हा महत्वाचा पॉइंट आहे, हा महत्वाचा पॉइंट आहे। काय महत्वाचा पॉइंट आहे हे बघा, त्यालाच काय म्हणतात, परत त्याला म्हणतात एलोझोम। सेक्स क्रोमोझोमलाच काय म्हणायचं, एलोझोम। आता ते सेक्स क्रोमोझोमचा जो पेयर आहे, एक पेयर आहे, तर काय त्याच्यामध्ये काय असणार, XX पण असू शकतो आणि XY पण असू शकतो, ठीक आहे। एवढी गोष्ट क्लियर आहे, ओके। इन फीमेल द क्रोमोसोम्स आर 44 प्लस XY, भाई अभी बोला था मैंने, इसको ध्यान में रखना, 44 प्लस XY, तो ये क्या हो जाएगा, ये 22 प्लेयर। और समझ लो इसमें से अगर ये दिख रहा है, बस ये खाली ये वाला दिख रहा है 23 XX अगर ये दिख रहा है, तो ये किसका कैरियोटाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा फीमेल का। और उसी साइड बच्चा अगर 22 पेयर दिख रहे हैं, और आपको समझ लो ये इस तरह से एक क्रोमोसोम दिख रहा है, जो एक बड़ा एक छोटा है 23 पेयर, वो क्या हो जाएगा, XY, तो ये किसका कैरियोटाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मेल का कैरियोटाइप, ठीक है। देखो, एंड इन मेल इट इज 44 प्लस XY। बात सही है भाई, बात सही है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है। तो चलो क्यों ना अभी हम जेनेटिक डिसऑर्डर को शुरुआत कर दे कि एग्जैक्टली क्या होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम आगे की चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। चलो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, आप बोलोगे कि अरे ये क्या भसड़ मचा दी है सर आपने। चलिए भाई, तो देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है, डेफिनेशन एक बार देख लेते। मयूर सर का डेफिनेशन तो बहुत भाई फेवरेट है मेरा, ठीक है। ओके देख लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर का डेफिनेशन क्या है, डिसीजेस और डिसऑर्डर occurring due to abnormalities in a chromosome and mutation in the gene are called as a genetic disorder। देख लो भाई अब क्या होता है, बात ध्यान से देखना, बात ध्यान से देखना। डिसीजेज और डिसऑर्डर, आपके अंदर कोई भी रोग होता है या कुछ भी होता है, ठीक है, ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन अ क्रोमोसोम, तो हमारा क्या है, हमारे अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम है भाई, बात सही है। ये देखो क्रोमोसोम इस तरह से होगा। अब ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, जीन्स है, और जीन्स ही क्या करते हैं, पूरा का पूरा ह्यूमन का बायोडाटा उसमें होता है। अगर समझ लो कुछ इस क्रोमोसोम, मतलब ये जो क्रोमोसोम है या फिर इसके अंदर जो जीन्स है, इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, क्रोमोसोम में कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, एक क्रोमोसोम ही पूरा का पूरा गायब हो जाता है, एक एक्स्ट्रा का क्रोमोसोम आके चिपक जाता है, ये क्रोमोसोम का टुकड़ा ही, मतलब ये टूटकर ही निकल जाता है। अगर ऐसे कुछ एबनॉर्मेलिटीज आते हैं या फिर म्यूटेशन हो जाते हैं, जीन्स में क्या हो जाते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, यूवी रेज होता है, एक्स रेज होता है, रेडिएशन जो होते हैं, अपना रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, उसके अंदर अगर हम आ जाते हैं, कोई कोई केमिकल्स होते हैं जैसे कि टोबैको होता है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसको मतलब लार्ज अमाउंट पे उसका एक्सपोजर हो जाता है, तो हमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। कैसे म्यूटेशन होगा, हमने बोला था कि ये भाई डीएनए है, इसमें ए है, यहां पर टी होगा, इसमें जी है, अरे जी कैसे निकल दिया, ये है जी है, यहां पर क्या होगा, सी होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो यहां पर यूवी रेज आके ये होगा, हीट कर गया, तो यहां पर एक नेक्स्ट जो बनेगा हमारा डीएनए, वो कैसे बनेगा, ए के जगह यहां पर जी आके समझ लो चिपक गया, या फिर जी नहीं चिपकेगा भाई, ए है, ठीक है। यहां पर समझ लो ये पहले जो ये पेयर था यही निकल गया, ये पेयर निकल गया, यहां पर क्या आ गया, जी और सी, यहां पर सी और जी आ गया, ठीक है। ऐसे क्या हो गया, इसमें म्यूटेशन आ गया, तो पहले जो ये जीन नॉर्मल प्रोटीन बनाता था, जो नाक के लिए लगता था, वो प्रोटीन यहां पर नहीं बनेगा, तो नाक जो है मेरा गायब हो गया, इसको हम कहेंगे म्यूटेशन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो डिसीज और डिसऑर्डर ऑकरिंग ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन अ क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया, क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा, एक एक्स्ट्रा की कॉपी आ गई क्रोमोसोम की, या फिर जीन्स में ही म्यूटेशन हो गया, तो इसको इसके वजह से जो डिसीज आएगा या फिर जो डिसऑर्डर आएगा, उसको हम कहेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के कुछ कुछ टाइप होते हैं, तो दो टाइप से हमें आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 11th 12th में इसी को पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलो देखो भाई,
एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. एक का असतो मेंडेलियन डिसऑर्डर आणि दुसरा असतो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सर मेंडेलियन डिसऑर्डर काय, मेंडेलनी तर याचा शोध नाही लावला होता ना. नाही ना ना ना. मेंडेल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, फॉर एग्जांपल हमने लिया था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उसमें हमने क्या देखा था कि F1 जनरेशन ये आई, फिर उसके बाद F2 जनरेशन में हमें स्मॉल टी दिखा था. तो इसी तरह इसी पैटर्न में जो ये डिसऑर्डर्स है वो पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. उनके जो सिम्टम्स है उसी तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो दिखते हैं. तो उस वे में ये डिसीज सारे पास होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर. और दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो चलिए भाई पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं देख लेते हैं. ये क्यों आते हैं, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों आते हैं? ड्यू टू चेंज इन द जीन. अब क्या होता है देखो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत समझने वाली चीज है, मैं पहले ही बता के रखता हूं. देखो ये अगर हमारा एक क्रोमोसोम है भाई, क्रोमोसोम बना किससे है? क्रोमोसोम बना है हमारे डीएनए से सर. तो समझ लो ये हमारा यहां पर डीएनए, और डीएनए को मैंने यहां पर ऐसे खोल दिया, डबल स्टैंडर्ड है तो ठीक है. अब देखो भाई क्या होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर में, क्रोमोसोम के नंबर पे कुछ भी फर्क नहीं आता है. उसके अंदर जो जीन है उस जीन पे फर्क आता है. उसके अंदर जो जीन्स है मतलब ये डीएनए है उसके अंदर फर्क आता है, क्रोमोसोम एज इट इज रहता है. तो बात ध्यान से देखना भाई, बात ध्यान से देखना, समझ लो समझ लो कि ये जो जीन है पहले मेरे जो है 5 उंगलियों के लिए बराबर से प्रोटीन बना था. उसके वजह से क्या कर रहा था, जो मेरे उंगलियों का शेप है ये किसके वजह से हो रहा था? समझ लो यहां पर ए है, यहां पर टी है, यहां पर टी है, यहां पर ए है, जी है, तो ये कहा यहां पर क्या होगा? सी हो गया. ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना. तो ये जो सीक्वेंस है पहले क्या करता था, मेरे उंगलियों के मतलब 5 उंगलियां होगी और मेरे इस तरह से 5 उंगलियां होगी, इसके लिए एक प्रोटीन बना था या फिर इसके लिए एक इंफॉर्मेशन थी उसके पास. ठीक है, लेकिन क्या हो गया, लेकिन इसमें हो गया म्यूटेशन. अब म्यूटेशन हो गया तो क्या हो गया भाई, इसका जो है कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, इसका जो कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरह से हो गया. देखो कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन हो गया. कॉम्बिनेशन कैसे होगा? म्यूटेशन हो गया और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड, इसमें चेंज आ गया. अब चेंज क्या गया, कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया. समझ लो यहां पर ए की जगह टी हो गया तो यहां पर क्या हो गया? ए हो गया. टी हो गया, ए हो गया, जी हो गया, सी हो गया. यही चेंज आया, एक ही न्यूक्लियोटाइड का बेस जो है हमारा, ये जो पेयर है वो चेंज हो गया. लेकिन इसके वजह से क्या होगा, जो मुझे प्रोटीन बनाना चाहिए था या फिर ये उंगलियों का 5 शेप इस तरह से होना चाहिए था, उसके लिए जो प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन नहीं बनेगा. तो हो सकता है कि मेरी उंगलियों का शेप कैसे हो जाए, ऐसे रॉक, बराबर है, इस तरह से कुछ तो भी हो जाए, ये 2 उंगलियां ही गायब हो जाए. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जीन में कुछ तो भी चेंज हुआ. ड्यू टू चेंज इन द जीन. क्रोमोसोम जैसे का वैसा है, क्रोमोसोम में कुछ भी फर्क आया क्या? नहीं आया. तो इसको हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. इसको हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर. फॉर एग्जांपल कौन से? अल्बिनिज्म जो कि आगे हम पढ़ने वाले, सिकल सेल एनीमिया जो कि आगे हम पढ़ने वाले. ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया, हीमोफीलिया, ये ऐसे बहुत सारे जो है हमारे क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर. तो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है उसके ऊपर फर्क आ रहा है. क्रोमोसोम के नंबर पे कुछ भी फर्क नहीं आ रहा, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है उसके अंदर फर्क आ रहा है. तो ये क्रोमोसोम ऑटोसोम भी हो सकता है या फिर एलोसोम भी हो, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम पर भी फर्क आ सकता है या और ऑटोसोम के जीन पर भी उसका फर्क आ सकता है. तो ये होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर. अब भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? देखो, डिसऑर्डर रिजल्टिंग ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. भाई यहां पर क्रोमोसोम के जीन के अंदर फर्क नहीं है, पूरा क्रोमोसोम का नंबर ही चेंज हो गया है. जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो हो सकता है इसमें 47 क्रोमोसोम आ जाए, एक एक्स्ट्रा का क्रोमोसोम आ जाए, या फिर हो सकता है 45 क्रोमोसोम हो जाए, एक क्रोमोसोम कम हो जाए. तो इसके वजह से जो डिसऑर्डर्स आएंगे तो उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारे के सारे क्या है हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है. तो 2 टाइप्स है, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल. मेंडेलियन में जीन पर फर्क आता है, क्रोमोसोम के नंबर पर नहीं. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जीन वैसे के वैसा रहता है, लेकिन डायरेक्ट जो क्रोमोसोम का जो नंबर है एक तो कम होता है, नहीं तो ज्यादा हो जाता है भाई, 1 नंबर. तो चलिए भाई
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं अब जल्दी से, ज्यादा ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे भाई, जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, देखो 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 क्या दिख रहा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। आपको अगर डेफिनेशन देखो तो आपको एक चीज दिख रही होगी, डेफिनेशन देख लो, डिसीज और डिसऑर्डर ऑकरिंग ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन अ क्रोमोसोम नंबर। भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अभी तो हमने बोला था, डिसऑर्डर रिजल्टिंग ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पर क्या बोला गया, डिसीज और डिसऑर्डर ऑकरिंग ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन अ क्रोमोसोम नंबर। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम के नंबर में एबनॉर्मेलिटीज आने के वजह से क्या हो रहा है भाई, यहां पर हमें ये डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बात सही है। बघा, पर्सन विल सर्वाइव इजीली इफ देयर इज अ लेस ऑटोसोम नंबर एंड पर्सन नॉट बी स्टराइल। तो भाई समझ लो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, हमें पता है कि हमारे पास ऑटोसोम कितने हैं भाई, हमारे पास ऑटोसोम है 44 ऑटोसोम, 22 पेयर है, तो पेयर है तो मतलब क्या होगा, एक और दो, ऐसे 22 पेयर अगर मैं गिनूंगा तो कितने हो जाएंगे, 44 क्रोमोसोम हो गए या नहीं भाई, जल्दी से बताओ हो गए या नहीं, हाँ बोल दो, अपने मन में ही बोल दो या फिर जोर से चिल्ला के घर पे बोल दो, हाँ सर। बात सही है, बात सही है, ओके ठीक है, इतना मैथ तो आता होगा। तो समझ लो अगर 44 क्रोमोसोम हमारे ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन में होते हैं, इसमें से अगर समझ लो 43 भी अगर क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक ऑटोसोम कम भी हो जाता है, तो भी पर्सन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो ये क्रोमोसोम है ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये वाला क्रोमोसोम अगर निकल भी जाए तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ये वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन भाई मतलब क्या बोल रहा हूं, अगर 44 क्रोमोसोम एक पेयर, एक क्रोमोसोम कम भी हो जाता है, ऑटोसोम, मैं बात कर रहा हूं ऑटोसोम के बारे में, वर्ड्स को बराबर से देखना भाई, वर्ड्स को बराबर से देखना, ठीक है। पर्सन विल सर्वाइव इजीली इफ देयर इज अ लेस ऑटोसोम नंबर एंड पर्सन विल नॉट बी स्टराइल। स्टराइल का मतलब क्या होता है भाई, स्टराइल का मतलब जो इंसान बच्चे पैदा नहीं कर पाता है उसको हम कहते हैं स्टराइल, बरोबर आहे, त्याला काय म्हणायचं आपण स्टराइल, की जो एक व्यक्ती काय होणार की तो व्यक्ती म्हणजे काय करणार, मुलं बाळा जन्माला नाही घालू शकणार, त्याच्यामध्ये ती कॅपॅसिटी नसणार, तर त्याला म्हणतो स्टराइल। पण याच्यामध्ये जर ऑटोसोम मध्ये एक क्रोमोसोम जरी ऍबसेंट असला तरी काही फरक नाही पडला, विल नॉट बी स्टराइल, विल नॉट बी स्टराइल म्हणजे तो काय असणार, तो फर्टाईल असणार, तो ऑटोमॅटिकली एकाचे म्हणजे काय करू शकणार, तो फर्टिलायझेशन करू शकणार, ठीक आहे, मुलं बाळा तयार करू शकणार, ठीक आहे, ओके। इफ आता सेकंड कंडिशन बघा, इफ द नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम इंक्रीजेस, इसमें पहले क्या था भाई कि लेस मतलब डिक्रीजेस, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम इंक्रीजेस इन द ऑफस्प्रिंग देन देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस। तो भाई 44 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे ह्यूमन के अंदर, नॉर्मल ह्यूमन के अंदर, अगर समझ लो 44 के जगह 45 ऑटोसोम्स आ गए तो भाई परेशानी है। ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम एक कम हो गया तो ऑटोसोम में तो अबनॉर्मलिटीज नहीं आ रही, नॉर्मल से जी रहा है, लेकिन समझ लो एक क्रोमोसोम ज्यादा का आ गया ऑटोसोम में तो भाई परेशानी है, ठीक है। कौन सी परेशानी है, लाइक फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज, एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगी उसके अंदर। फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी कैसे आते हैं वो देख लेंगे आगे, ठीक है, जो डिसऑर्डर्स है। एंड लाइफ स्पैन इज शॉर्टन, तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है उस पर्सन का वो भी कम हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में जो है 3 जो है यहां पर आपको डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। एक है डाउन सिंड्रोम जिसको कहा जाता है 21st ट्राइजोमी। अब ये ट्राइजोमी क्यों कहा जाता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता है एक्स, इसमें अगर देखते हैं हम ह्यूमन में ये जो टर्नर सिंड्रोम है तो इसमें हमें देखने को मिलता है 44 प्लस X0। तब ये 0 क्या है, 0 मतलब एक्स सेक्स क्रोमोसोम उसमें से गायब है, तो ये देखने को मिलता है हमें फीमेल में, ठीक है। और वहीं पे हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की अगर बात करते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है 44 प्लस XXY। समझ रहे हो, यहां पर क्या हो रहा है,
एक सेक्स क्रोमोसोम में ज्यादा का क्रोमोसोम आ रहा है, एक सेक्स क्रोमोसोम में कम का क्रोमोसोम आ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर इनमें क्या, अब एक क्रोमोसोम कम आ रहा है तो इनमें एब्नॉर्मलिटीज दिखेगी क्या? भाई दिखेगी, क्योंकि मैंने बोला था ऑटोसोम के बारे में, ये तो सेक्स क्रोमोसोम है, ये अगर बढ़ते हैं कम होते हैं तो एब्नॉर्मलिटी दिखनी है। लेकिन समझ लो इसमें अगर कम होते हैं ऑटोसोम में तो कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं दिखेंगी, लेकिन इसमें अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा बढ़ जाता है तब उसमें एब्नॉर्मलिटी दिखेगी। तो चलो भाई क्यों ना सबसे पहले हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो डाउन सिंड्रोम है उसके बारे में हम डिस्कस करें। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम में होता क्या है? इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये क्या है? सबसे पहला डिस्कवर्ड हुआ हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा डिसीज डिस्कवर हुआ था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? वो था हमारा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, वो कौन था भाई? हमारा डाउन सिंड्रोम। त्यानंतर द पर्सन हैविंग 46 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम। तो भाई नॉर्मल ह्यूमन में होते हैं 46 क्रोमोसोम, नॉर्मल ह्यूमन में होते हैं 46 क्रोमोसोम, लेकिन ये जो डाउन सिंड्रोम है, जिस पर्सन को डाउन सिंड्रोम है उसमें जो है 47 क्रोमोसोम होते हैं। 47 क्रोमोसोम। तो सर क्या ये ऑटोसोम तो नहीं? ऑटोसोम अगर एक ज्यादा का हो गया तो समझ लो सर गड़बड़ी हो गई। तो देखते भाई, देयर इज अ ट्राइसोमिया 21st क्रोमोसोम। देख लो भाई क्या हो गया? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। हमें पता है कि जब ये 23 पेयर है उसमें से 1 to 2 पेयर, 1 to 22 जो पेयर है क्रोमोसोम के, वो तो हमारे ऑटोसोम्स है। ऑटोसोम्स बराबर। यहां पर दिख लो भाई, एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखो 1 से लेके 22 तक हमारे पूरे के पूरे ऑटोसोम है। और हमने डाउन सिंड्रोम में क्या लिखा है? डाउन सिंड्रोम में क्या लिखा है? देखो भाई कि 21st क्रोमोसोम में ही एब्नॉर्मेलिटी कुछ तो भी आ रही है। क्या है कि जैसे हमें पता है 22 पेयर का अगर ये क्रोमोसोम होगा, अब ये क्रोमोसोम पेयर में होगा, हमें पता है 21st क्रोमोसोम ये पेयर, 21st पेयर है ये क्रोमोसोम की। अभी हमें पता है कि ये पेयर में है तो इसमें खाली कितने होने चाहिए? 2 क्रोमोसोम होने चाहिए। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो 21st क्रोमोसोम की जो पेयर है उसमें एक एडिशनल का इसमें एक क्रोमोसोम आ जाता है। तो कितने क्रोमोसोम हो गए? 3 क्रोमोसोम हो गया नहीं? अब ये क्रोमोसोम बढ़ेगा, हमें पता है 46 क्रोमोसोम होते, लेकिन ये क्रोमोसोम बढ़ेगा तो कितने हो जाएंगे? 47 क्रोमोसोम होंगे। बात सिंपल सी है, बात ध्यान से देखना भाई। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट विद द 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो 21st पेयर है इसके साथ एक एक्स्ट्रा का क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। अब पता है हमें जब ऑटोसोम में एक्स्ट्रा का क्रोमोसोम जब आएगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन समझ लो ऑटोसोम में एक एक्स्ट्रा का क्रोमोसोम निकल जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं, एक क्रोमोसोम निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक एक्स्ट्रा का अगर ऐड हो जाए तो भाई दिक्कत आनी है। ठीक है, ओके। द जीनोटाइप ऑफ पर्सन इज 46 प्लस 1। 46 प्लस 1 बराबर है या नहीं? ये नॉर्मल था, इसमें एक जो है ये जो वाला 1 जो है वो क्या है? 21st का जो थर्ड है इसको क्या कहा जाता है? ये हो गया अपना एक एक्स्ट्रा का क्रोमोसोम, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 44 प्लस 1 यानी कि 47 क्रोमोसोम, यानी कि 47 क्रोमोसोम मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको ही कहा जाता है 21st, अरे यार 21st ट्राइजोमी भी कहा जाता है, ट्राइजोमी। ठीक है, इसको कहा क्या कहा जाता है? 21st ट्राइजोमी, क्योंकि 21st पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा का हमें क्रोमोसोम दिख रहा है। तो चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए। इस पर्सन में हमें क्या क्या दिखता है? तो पर्सन जो है कुछ इस तरह से दिखता है। आपने छोटे बच्चे या थोड़े बड़े बच्चे भी देखे होंगे जो इस तरह से उनका फेशियल स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ तो भी इस तरह से होते हैं। ठीक है, इनमें डाउन सिंड्रोम देखिए भाई, प्यार से देखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम पर्सन क्या क्या होते हैं इस पर्सन में? पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड एंड हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो कितनी होती है लाइफ स्पैन? 16 से 20 साल तक बस वो जिंदा रह सकते, उससे ज्यादा भी जिंदा रहते, लेकिन एक एवरेज अगर हम देखें तो 16 से 20 साल तक वो पर्सन जिंदा रह सकता है। और उसकी जो मेंटली वो क्या हो जाते हैं पूरे रिटार्ड, मतलब क्या होता है कि उनकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है, मेंटल एबिलिटी है वो बहुत कम होती है। जैसे अभी हम नॉर्मल है तो नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं? आराम से कर चीजों को सोच पाते हैं, बराबर से देख पाते हैं, बराबर से बोल पाते हैं, एक्शन ले पाते हैं उनके ऊपर। लेकिन इनका जो मेंटल कैपेबिलिटी है, मेंटल कैपेसिटी है या फिर इफिशिएंसी है वो क्या होती है? कम होती है।
नॉर्मल ह्यूमन से। तो इसके वजह से ये बराबर से ना सोच पाते ना बोल पाते, कुछ भी काम कर देंगे, ठीक है। ओके, शॉर्ट हाइट, हाइट कैसी होती है उनकी, बहुत छोटी होती है, ठीक है। उनका जो क्या कहते हैं उसका, कि जो बोन का डेवलपमेंट है वो भी क्या होता है, कम होता है, उसके वजह से उनकी हाइट क्या होती है, कम होती है। शॉर्ट वाइड नेक, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस बंदे की, इस बच्चे की देखो तो ये कैसी होती है, नेक पूरी, मतलब जैसे अभी हमारी नॉर्मल है, ये इस तरह से ऐसे वाइड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, शॉर्ट। तो आपको लगेगा कि ये सर और ये हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो क्या हो गया, ऐसे जॉइंट है, लेकिन वहां पर क्या है, नेक है, लेकिन वो कैसे वाइड है और ये एकदम शॉर्ट हो गई है, ठीक है। ये भी कैरेक्टर हो गया, ये भी कैरेक्टर हो गया। फ्लॅट नोज, नाक कैसे होता है, चपटा असतो नाक त्यांचा, असा अशा प्रकारे थोडाफार असा चपटा नाक असतो, एवढी गोष्ट क्लिअर आहे, ओके। शॉर्ट फिंगर्स, त्यांचे बोट कसे असतात, छोटे छोटे असतात बोट, ठीक आहे, बोट कसे असतात, छोटे छोटे असतात, ठीक आहे। त्यानंतर प्रोट्रुडेड टंग, आता प्रोट्रुडेड म्हणजे काय, त्यांनी तुम्ही जर बघितलं त्यांना तर त्यांची जीभ जी असते सारखी बाहेर असते, अशा प्रकारे त्यांची जीभ कशी सारखी अशी बाहेर असते, बरोबर, बघा याच्यामध्ये तुम्हाला दिसून पडेल, याच्यामध्ये पण बघा प्रोट्रुडेड, त्याला काय म्हणतात, प्रोट्रुडेड म्हणजे अशी बाहेर निघलेली जीभ असते, कंटिन्युअसली सलायवेशन त्यांच्या यातून होत असते, बरोबर आहे, तर प्रोट्रुडेड टंग। आणि त्यानंतर काय, सिंगल हॉरिझॉन्टल क्रीज ऑन पाम, जसं आपण जर बघितलं तर आपल्या तळ हातावर जर तुम्ही बघितलं तर भरपूर सारे, सर्वजण बघा आपल्या तळ हाताला एकदा बघा, तर तुम्हाला सर्व इथे तुम्हाला काय दिसणार, अशी एक क्रीज चालली, त्या खाली एक क्रीज चालली, वरनं एक क्रीज चालली, तर असे भरपूर सारे क्रीजेस काय असतात आपल्या पामवर असतात। पण हा जो पर्सन असतो जो डाऊन सिंड्रोम, त्याला काय असतं, एक सिंगल मिडल क्रीज असते, अशा प्रकारे फक्त सिंगल मिडल क्रीज असते, ठीक आहे, हॉरिझॉन्टल, ठीक आहे, हॉरिझॉन्टल सिंगल मिडल क्रीज। तर हे झाले सर्वच्या सर्व कैरेक्टर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा टर्नर सिंड्रोम। आता टर्नर सिंड्रोम मध्ये काय असतं ते बघूयात। दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू लेस नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन अ पर्सन, देखो भाई यहां पर क्या हो रहा है, लेस नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो ऑटोसोम कितने हो गए, 44 हो गए, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा भाई, वो क्या होगा, एक्स ओ होगा, ये ओ मतलब ये 0 होता है, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ओके। द पर्सन हैविंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसको क्या कहा जाता है, मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। द पर्सन हैविंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, देखो 44 ऑटोसोम है और एक ही है एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसिस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो भाई क्या होता है, एक मियोसिस, एक सेल डिवीजन होती है, अगर आपने देखा होगा वो लेक्चर यूट्यूब पर है अपने, बराबर है, सेल डिवीजन का, अगर देखा होगा तो सही है, नहीं देखा तो फिर से एक बार जाके दे सकते, 9th क्लास में नहीं है लेकिन आप एक एडिशनल ज्ञान के लिए ले सकते हो, ठीक। मियोसिस जब होता है जेनेटिक मटेरियल दूर दूर जाता है, जैसे हमें पता है कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब स्पर्म बनता है या फिर एग बनता है फीमेल में, मेल में स्पर्म बनता है, तो इसमें से क्या होते हैं, जैसे हमें पता है 23 पेयर होते हैं, बराबर है, 23 पेयर होते हैं, ठीक है। अब 23 पेयर, जब 46 क्रोमोसोम होते हैं, जब सेल डिवीजन होती है, मियोसिस परफॉर्म होता है, जब स्पर्म सेल तैयार होते हैं या फिर एग पर तैयार होता है फीमेल में, तो इस 46 क्रोमोसोम में से कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम सिर्फ स्पर्म में जाएंगे और 23 क्रोमोसोम एक सेल में जाएंगे, ठीक है। तो जो स्पर्म होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, बस 23 पेयर, 23 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से क्या हो गए, 22 जो है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम हो गए, ऑटोसोम हो गए, और एक क्या होगा, एक होगा सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम होगा। पेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं क्रोमोसोम्स की, बात ध्यान से देखना। 46 क्रोमोसोम है, जब स्पर्म और एग सेल बनता है तो उसमें जो है जेनेटिक मटेरियल कितना होता है, 23 क्रोमोसोम होते हैं, 46 से हाफ हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम। जब ये सारी चीजें होती है, 46 से 23 क्रोमोसोम जब आते रहते हैं, उस टाइम पर हो सकता है कि क्या हो गया, उस टाइम पर कि क्रोमोसोम बराबर से सेपरेट ना हो, बराबर से सेपरेट नहीं हो, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कि इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। दिस इज जस्ट बिकॉज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसिस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन मतलब स्पर्म और एग सेल जब बनता है तब ये हो सकता है। अब इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके सर के ऊपर से जाएगा, जब तक आप सेल डिवीजन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये एडिशनल का ही ज्ञान दे रहा हूं, इतना मतलब ध्यान में रखो,
लेकिन ये मत हो कि मुझे समझना चाहिए समझना चाहिए समझना चाहिए। आप अपने मतलब जो आपकी कैपेबिलिटी है ना उसके अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। दिस सिंड्रोम इज फाउंड इन वुमन। तो देखो भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस में देखा जाता है, वुमन में देखा जाता है। 44 प्लस XO, ये सिंगल एक्स है, ठीक है। तो ये किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है महिलाओं में, ठीक है, वुमेन्स में। इंस्टेड ऑफ हैविंग नॉर्मल 44 प्लस XX कंडीशन, वुमेन हैव 44 प्लस X क्रोमोजोम। तो यहां पर X जो एक दूसरा जो X क्रोमोजोम था वो क्या था भाई, मिसिंग था। तो इसके वजह से इसका जो जीनोम होगा वो किस तरह से होगा, 44 प्लस X, ठीक है। देखो 44 प्लस X, जीरो जो है वो O जो है मतलब वो जीरो है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम, इन टर्नर सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप अगर देखते हो तो उन जो पर्सन है उसके जो ये स्किन है या फिर जो कोई भी आपको दिख रहा है, जैसे पैर हो गए या हाथ हो गए, वो कभी भी सूजे सूजे हुए होते हैं, ऐसे पफी पफी होते हैं, ठीक है, वो बात होगी। अब भैया फीमेल की बात है तो फीमेल कैसी होगी, वो पूरी की पूरी स्टराइल होगी। स्टराइल मतलब नॉन फर्टाइल, जो कि बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। अब क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन ऑर्गन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली। तो इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे टेस्टिस हो गया, वो क्या होते हैं, वो प्रॉपरली वो ग्रो नहीं हुए होते। अब टेस्टिस प्रॉपरली ग्रो, सॉरी, ओ माय बैड, जो हमारे ओवरीज होते हैं, फीमेल में जो ओवरी होते हैं वो ओवरी बराबर से ग्रोथ नहीं हुए होते, उनकी ग्रोथ नहीं हुए होते। उसके वजह से क्या हो जाता है कि वो वुमन जो है वो स्टराइल होती है। वो वुमन क्या होती है, स्टराइल। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं फीमेल्स के वो बराबर से ग्रो नहीं हुए होते। तो ये हो गए कैरेक्टर्स और ये हो गए उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। क्या होता है मेन, क्या है आपको ये रखना है, 44 प्लस X, ये क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम फीमेल में कैसे, अब T से कोई तो भी नाम याद रख लो, फीमेल का कोई तो भी नाम याद रख लो, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, आप कनेक्ट कर पाओगे टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है। और क्लाइनफिल्टर जो सिंड्रोम है आगे का हमें जो दिखने को मिलता है, ये है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जो कि पाया जाता है मेल में। दिस डिसीज अराइज ड्यू टू एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या था कि एक सेक्स क्रोमोसोम कम था, लेकिन जो है हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा का है। मतलब कैसे होगा, ऑटोजोम भाई 44 ही हो गए, ऑटोजोम जो है हमारे वो क्या हो गए, 44 ही हो गए, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं भाई, तुम बोलोगे कि एक ही कलर में पढ़ाते हो सर, कोई सेंस है क्या इस बात में, कोई सेंस है इस बात में, बहुत सेंस है इस बात में, कलर से क्या लेना देना भाई, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या बोला गया, दिस डिसीज अराइज ड्यू टू एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम। तो भाई ऑटोजोम तो जैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। और ये जो है ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है वो देखा जाता है मेल में। दिस डिसऑर्डर ऑकर इन मेल। अब हमें पता है भाई कि मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा का सेक्स क्रोमोसोम इनमें देखने को मिलता है, वो कौन सा होता है, वो होता है एक्स क्रोमोसोम। तो इस तरह से ये जो पर्सन है, ये जो मेल है, उसका ये जीनोम होगा, जीनोटाइप इस टाइप होगा, ठीक, ओके ओके। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार बच्चों, बहुत टैलेंटेड हो यार तुम, ठीक है, कभी झुकने का नहीं, ठीक है। द पर्सन हैविंग 44 प्लस XXY कंडीशन, देखो जो कोई भी पर्सन जिसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है उसके पास क्या है, 44 प्लस XXY। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब ये तो भाई मेल होगा, मेल मतलब X और Y होना चाहिए, तो इसके बाद एक्स्ट्रा का कौन सा क्रोमोसोम है, वो है X क्रोमोसोम। ज्यादा का कौन सा क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम, बरोबर आहे की नाही। बघा मेल मध्ये काय असतं आपल्याला माहिती आहे, 44 प्लस XY असतं, पण आपल्याला याच्यामध्ये काय दिसतं, 44 प्लस XXY दिसतंय, 44 प्लस XXY दिसतंय, म्हणजे काय झालं की याच्यामध्ये एक्स्ट्राचा एक X क्रोमोसोम लागलेला आहे। The person having 44 plus XXY condition instead of 44 plus XY, बराबर आपला नॉर्मल मध्ये काय असतो, 44 प्लस XY नॉर्मल असतो कंडिशन, त्याच्या जागी याच्यामध्ये काय XXY कंडिशन। एवढी गोष्ट सर्वांना क्लियर आहे, ओके। दिस इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम वाइल गैमेट फॉर्मेशन इन मेल। जो मेल में है गैमेट फॉर्मेशन जब होता है, हमें पता है कि 44 प्लस XY होता है मेल में, ठीक है, 44 प्लस XY होता है। तो जब इनमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इसमें से क्या आएगा भाई, 22 क्रोमोसोम आएंगे और इसके साथ X आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 22 आ जाएंगे
प्लस इसमें y आ जाएगा। अगर ये चीज नहीं होती है, एक साथ में ही रह जाते हैं, ये साथ में ही रह जाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई कि इसमें जो है नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से एक्स वाई। तो इस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है भाई, जब ये मेल जो है, जब ये क्या करता है, गैमिट फॉर्मेशन करता है, मेल स्पर्म फॉर्मेशन करता है, तब क्या हो जाएगा 22 प्लस नॉन डिसजंक्शन होगा, मतलब ये टूटेंगे नहीं, ये दूर दूर ऐसे जाएंगे नहीं, एक स्पर्म में एक्स और दूसरे स्पर्म में वाई जाएगा नहीं, ये कैसे होगा, एक्स और वाई ही रहेगा साथ में। ऑटोजोम तो हाफ हो गए। और फीमेल से क्या आएगा, फीमेल से आएगा 22 प्लस एक्स। अब देखो भाई इनका फ्यूजन हो गया, और फ्यूजन होने की वजह से क्या होगा, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा सर पूरा आपने यहां पर गोचा कर दिया भाई। इससे क्या बनेगा, ये 22 प्लस 22 44 प्लस एक्स एक्स और ये एक्स, मतलब एक्स एक्स वाई, इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेल में नॉन डिसजंक्शन हो रहा है, क्रोमोजोम सेपरेट सेपरेट नया होते हुए एक साथ ही रह गए। ठीक है, इसके वजह से हो गया ये। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम वाइल गैमेट फॉर्मेशन इन मेल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कौन से, मेन आर स्टराइल। ठीक है, एक्स एक्स वाई है, एक्स वाई तो है, फिर भी मेल जो है वो स्टराइल होता है, मेल क्या होता है, स्टराइल होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट वेल डेवलप, तो इसमें जो होते हैं, जो मेल होता है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि टेस्टिस वगैरह जो होते हैं उसमें कंप्लीटली डेवलप नहीं हुए होते हैं। ठीक है, उसी के साथ यहां पर एक एक्स्ट्रा का एक्स क्रोमोजोम होने की वजह से, एक एक्स्ट्रा का एक्स क्रोमोजोम होने के वजह से ये जो मेल है, मेल में कुछ तो भी फीमेल के कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं। फीमेनाइन कैरेक्टर्स आर सीन इन मेल, जो मेल है उसमें फीमेल्स के कैरेक्टर दिखने लगते हैं। क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा का एक्स क्रोमोजोम है। तो एक्स क्रोमोजोम किसका रिलेटेड है, वो है फीमेल से। ठीक, डबल एक्स क्रोमोजोम, डबल एक्स हो गया तो वो क्या हो जाएगा भाई, वहां पर एक फीमेल के कैरेक्टर्स उस बंदे में दिखने लगेगा, उस मेल में दिखने लगेगा। जैसे कि जो इसके ब्रेस्ट का साइज होता है, वो चेस्ट का साइज होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या होता है, और ये पूरा ऐसे पतला पतला थोड़ा सा हो जाता है, हेयर्स नहीं आते बॉडी पर। ठीक है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या है, हमारे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स के कैरेक्टर्स है। तो भाई हमने जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पूरे देख लिए। कल हम देखेंगे अगले वाले लेक्चर में, क्या देखेंगे भाई, अगले वाले लेक्चर में देखेंगे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर, अल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया होता है, वो किस तरह से पास होता है, वो सारी की सारी चीजें हम देख लेंगे। बिफोर दैट आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पूरे के पूरे क्लीन हो गए होंगे, क्लीन मतलब क्लियर हो गए होंगे। डाउन सिंड्रोम ऑटोजोम से रिलेटेड है, ये बात सबको क्लियर है, क्योंकि वहां पर 21st जो क्रोमोजोम है उसमें एक एक्स्ट्रा का क्रोमोजोम लगता है। तो जब ऑटोजोम में एक्स्ट्रा का क्रोमोजोम लगता है तो भाई दिक्कत होती है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में देखा जाता है, उसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स, एक दूसरा एक्स जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ये बात है, उसको कहा जाता है मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, और जो हमने तीसरा देखा था वो था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या था भाई 44 प्लस एक्स एक्स वाई, एक एक्स्ट्रा का सेक्स क्रोमोजोम जो कि है एक्स क्रोमोजोम, वो एडिशनल आ गया। उसके सारे के सारे कैरेक्टर देख ले, सब देख ले। आई होप कि आपको ये लेक्चर पढ़े आराम से, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में पूछ लो भाई, हम आंसर दे देंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपने इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद।